आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां भगदड़ मची है। वाराणसी के राजघाट पुल पर भगदड़ में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब से कुछ देर पहले 19 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब 24। हादसा उस वक्त हुआ जब बाबा जय गुरुदेव के समागम में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में भक्त वाराणसी से चंदौली की तरफ जा रहे थे। फिर राजघाट पुल पर अचानक से भगदड़ मची और कई लोग देखते ही देखते इसका शिकार हो गए। कई शरीर बेजान हो गए और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जो खबर आ रही है उसके अनुसार आंकड़ा 24 तक पहुंचा है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती है, उनमें से कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। और जय गुरुदेव के एक समागम में शामिल होने के लिए ये सभी लोग जा रहे थे, तब ये हादसा हुआ। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान विद्वजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि वाराणसी के राजघाट पुल पर हादसा उस समय हुआ जब अनुमान से ज़्यादा भीड़ वहां पर जमा हो गई। जय गुरुदेव के समागम के जाते समय ये हादसा हुआ। पहले हम पूरी रिपोर्ट आइए आपको दिखा देते हैं। वाराणसी में मौत की भगदड़। दर्दनाक हादसे में 24 लोगों की मौत। सड़क पर बिखरे जूते चप्पल, सामानों और खौफनाक मंजर को देखकर अंदाजा लगाइए मौत की भगदड़ कितनी भयावह और दर्दनाक रही होगी। मौके पर अब सिर्फ मौत की भगदड़ के निशान बचे हैं, तो अस्पतालों के बाहर अफरा तफरी का आलम है। अस्पतालों में एक के बाद एक हादसे के शिकार लोगों को लाया जाता रहा। भारी भीड़ अस्पताल के अंदर बाहर जुट गई। प्रशासन के अफसरों की अस्पताल में दौड़ लग गई। पहले ही दुरुस्त व्यवस्था के लिए दौड़े होते तो शायद ये हादसा नहीं होता। राजघाट पुल पर हुआ। ये लोग जय गुरुदेव के समागम में शामिल होने के लिए आए थे। चश्मदीदों के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोग इस समागम समारोह में पहुंच गए, जबकि प्रशासन ने महज 3000 लोगों के शामिल होने की ही इजाजत दी थी। चश्मदीदों के मुताबिक भीड़ पुल में फंस गई। नीचे गंगा का पानी और सामने से उमड़ती भीड़ ने लोगों को रौंद दिया। हादसे के बाद हमेशा की तरह प्रशासन की नींद टूटी। बड़े अफसर मौके पर लपके तो लखनऊ से मुआवजे के मरहम का ऐलान हो गया। अखिलेश ने मृतकों को 2 लाख तो घायलों को मुफ्त में इलाज कराने की। सवाल उठता है कि क्या वाराणसी और चंदौली के बड़े प्रशासनिक अफसरों को श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उमड़ने का अंदाजा नहीं था? क्यों पुल की सकरी जगह पर पुलिस को तैनात नहीं किया गया? क्यों भीड़ को भगवान भरोसे छोड़ा गया? वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। इस वक्त क्या स्थिति है वहां, ये जानने के लिए हम आपको लिए चलेंगे। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ सीधे घटनास्थल से मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा भी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। धन्यवाद डॉक्टर संबित। हमारे साथ गौरव भाटिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। धन्यवाद गौरव जी। डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, धन्यवाद डॉक्टर सिंह। कृष्ण मित्रू जी हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, बहुत धन्यवाद कृष्ण जी आपका भी। लेकिन उससे पहले हम ये सुन लेते हैं कि आखिर इस हादसे पर प्रतिक्रियाएं क्या मिली हैं, पुलिस का क्या कहना है। वाराणसी में हुई भगदड़ में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या है इसकी वजह और क्या हुआ उस वक्त? हमारे साथ इस वक्त इस मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर आईजी HR शर्मा। शर्मा साहब, ये बताइए कि क्या हुआ है अभी तक की आपकी जांच में, जो आप लोगों को मालूम चली है, कैसे ये पूरी भगदड़ हुई है? देखिए, आज 1 बजे डुमरिया क्षेत्र है जनपद बनारस में, वहाँ पर चंदौली और जनपद बनारस, यहाँ से जो बाबा जय गुरुदेव उनके श्रद्धालु समागम में शामिल होने आ रहे थे। तो लगभग 1 बजे राजघाट पुल है लोहे का, वहाँ पर कोई महिला गिर गई, जिससे वहाँ भगदड़ मच गई। और उस भगदड़ में अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 24 कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जिनमें 19 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं।
कुछ घायलों का वहाँ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख का मुआवजा जो मृतक है उनके परिजनों के लिए घोषणा की है। कितने लोग अभी तक घायल हैं? घायलों की निश्चित सूचना भी नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन मृतक हैं उनकी संख्या 24 है। कहा यह जा रहा है कि शायद पुलिस व्यवस्था पूरी नहीं थी, उस तरफ से भी लोग इस तरफ आ रहे थे और ऐसी स्थिति में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो क्या महिला के गिरने के बाद ये हुआ है या फिर दोनों तरफ से खुल गया रोड इस वजह से? मैंने जो जिले के अधिकारियों से जो मेरी वार्ता हुई है वहाँ से जो मुझे सूचना प्राप्त थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी निश्चित रूप से कहाँ चूक रही ये इसके लिए उच्च स्तरीय जांच इसमें आदेशित की गई है। पुलिस क्या कह रही है आपने सुन लिया। हम डॉक्टर संबित पात्रा और गौरव भाटिया आप दोनों से आपकी प्रतिक्रियाएं जानेंगे। बात आपसे करना चाहते थे लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में बरसों तक पुलिस डिपार्टमेंट संभालने वाले और वहां के मुखिया रहे डॉक्टर विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी, हम सवाल ये उठाते हैं कि जिम्मेदारी किसकी, सरकार की, प्रशासन की, आयोजकों की, पुलिस की, आम इंसान की या बाबा जय गुरुदेव जैसे लोगों की जो इतने बड़े आयोजन में खुद सबसे आगे रहते हैं, मुखिया बनकर आगे आते हैं। सबसे पहले आप सर, होता क्या है? क्या पुलिस भी जिम्मेदार होती है या पुलिस का काम सिर्फ कानून व्यवस्था को संभालना है और कुछ नहीं? हरगिज नहीं। स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है और अगर इसमें कोई चूक होती है तो पहली जिम्मेदारी का निर्धारण भी, उत्तरदायित्व भी स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन का है। कानून व्यवस्था भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है पुलिस व्यवस्था का और उससे अगर कोई च्युत होता है जैसे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दृष्टिगोचर हो रहा है तो पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो सकते हैं। और रही बात जय गुरुदेव या इस प्रकार के लोगों की, ऐसे लोगों के द्वारा स्वप्नों का निर्माण किया जाता है और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार भोली भाली जनता आती है, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस व्यवस्था की जाए और इनसे ही इसका व्यय भी वसूल किया जाए क्योंकि पुलिस व्यवस्था जो की जा रही है उसमें इतना ज़्यादा खर्चा आता है तो इस तरीके के आयोजकों से इसका व्यवहार भी इन्हीं से लिया जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर विक्रम सिंह, आपने कम से कम ये तो कहा कि जो आयोजक हैं उनसे व्यय यानी कि खर्च यहां पर लिया जाना चाहिए। गौरव जी, पुलिस और प्रशासन दोनों को डॉक्टर विक्रम सिंह यहां पर जिम्मेदार बताते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है। क्या प्रशासन सिर्फ एक धार्मिक आयोजन की मंजूरी देकर इतिश्री समझ लेता है, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है या उसे और भी चुस्त मुस्तैद होने की जरूरत है? आपको क्या लगता है, क्या वजह है इस गंभीर हादसे की? गौरव जी। सही जी, सबसे पहले तो जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि लाखों लोग आपका चैनल देख रहे होंगे और जानकारी चाह रहे होंगे कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं, पहले वो बांट दूंगा, फिर उसके बाद जो है आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मौके पे इस वक्त वहां पे डीएम और एसएसपी और जो सेक्रेटरी होम है वो और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और वरिष्ठ अधिकारी खुद हैं वहां पे और उनकी प्राथमिकता इस वक्त ये है कि और कोई जान ना जाए। काफी लोग वहां पे चोटिल हुए हैं, इसीलिए सरकार ने और प्रशासन ने ये आदेश दिया है सभी निजी अस्पतालों को और सरकारी अस्पतालों को कि मुफ्त में इलाज किया जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर, कई लोगों ने वहां पे जो है ये तकलीफ बताई थी कि सांस लेने में परेशानी हो रही है, फर्स्ट एड और ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पे मुहैया कराए गए हैं। और उसके अलावा जो है मैं एक और जानकारी दे दूं, जो अभी संशोधित एक मुख्यमंत्री कार्यालय से आया है शासन आदेश कि जो कमिश्नर हैं वो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और जो भी लापरवाही किसी की अगर है तो उसको तय करेंगे और उसके बाद उस पे जो है एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसके अलावा जो आर्थिक सहायता है, जिन लोगों के परिजनों की जान गई है उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है और उन परिवारों के साथ प्रदेश की सरकार और अधिकारी खड़ी है कि उनकी और भी कोई जरूरत होगी तो हम उसको पूरा करेंगे। और इसके बाद जो आपका प्रश्न था, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज थोड़ी जल्दबाजी होगी अगर हम जो है इस पे कोई बात करें, क्योंकि प्रथम दृष्टया मैं समझता हूं
कि बहुत सी व्यवस्थाएं की गई होंगी पुलिस की और वहां पे और भी जो जरूरतें थी, लेकिन अगर कोई कमी है तो ये रिपोर्ट जब आएगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि अधिकारियों की कोई कमी रही या जो ऑर्गेनाइजर हैं। अभी विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि ऑर्गेनाइजर ने जो अभी जानकारी आई है, कहा था 3 से 4 हजार लोग आएंगे और वहां पे इससे कई ज्यादा संख्या में लोग आए, तो कहीं ना कहीं जो है किसी की कमी जरूर रही है और इस पे जांच होने के बाद ही जो है चर्चा होगी, लेकिन इस पे तुरंत कार्रवाई भी होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। गौरव जी, डॉक्टर विक्रम सिंह जी ने सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए थे, वो बात आपने जरा सी भी नहीं की, उनकी जिम्मेदारी जरा सी भी आपने नहीं बताई। खैर कोई बात नहीं, आपकी जांच हो जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर संबित पात्रा, हम तुरंत आपके पास आएंगे और कृष्ण मित्रू जी से भी पूछेंगे कि इस तरह के हादसे क्यों बार बार होते हैं। 24 मौत हो गई वाराणसी में भगदड़ मचने से, और वो भी टेक्नोलॉजी के ज़माने में। क्या हम इतना अलर्ट, सुरक्षित नहीं रह सकते कि हम इस तरह के हादसों को टाल सकें? तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी। डॉक्टर संबित, क्या आप गौरव भाटिया जी की इस बात से सहमत हैं कि हमने डॉक्टर्स उपलब्ध करा दिए, 5-5 लाख रुपए मुआवजा दे दिया, घायलों का तुरंत इलाज किया जाएगा, जांच करेंगे, जो दोषी पाया जाएगा उसे सजा देंगे? क्यों नहीं संबित पात्रा जी, सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी इस तरह के आयोजन को मंजूरी देने से पहले इस तरह के हादसों से निपटने की कोशिश करती हैं और उसके लिए पुख्ता तैयारियां करती हैं? देखिए सईद भाई, आप ये ठीक कह रहे हैं, मगर मैं पहले गौरव भाई के साथ आज खड़ा हूं कंधे से कंधा मिलाकर, और जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है कि वो बहुत क्षुब्ध हैं और किसी प्रकार की भी सहायता अगर गौरव भाई की सरकार को, समाजवादी पार्टी की सरकार को, केंद्र सरकार से आवश्यकता है तो कृपया करके आप कहें, हम आपके साथ खड़े हैं। यह राजनीति करने का विषय नहीं है, मगर चूंकि हम यहाँ एक विमर्श कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी नॉट पॉलिटिक्स, कि आखिर ये होता क्यों है। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि क्या इंसान का जीवन इतना सस्ता है कि लोग अपने गुरु के दर्शन करने आते हैं और फिर लोग ऐसे ही धूल कीचड़ में मर जाते हैं। तो हमें विमर्श तो करना चाहिए, बिना किसी के ऊपर आक्षेप लगाए कुछ विषयों पर विमर्श करना चाहिए। नंबर 1, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रहे हैं और आप भी दिखा रहे हैं कि 3000 लोगों का परमिशन ग्रांटेड था, मगर लाख लोग से ऊपर आ गए, तो स्वाभाविक रूप से देखिए प्रशासन पे प्रश्न तो उठेगा कि ये अचानक तो लोग नहीं आए, अगर लोग आए हैं किसी रूट से तो आए, क्या इंटेलिजेंस की इसकी रिपोर्ट थी, क्या प्रशासन ने इस पे चेक रखने की कोशिश की? देखिए एक अंग्रेजी में कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आज सारे अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहा है, कोई वहां पे उपलब्ध होकर अपनी सेवाएं देने की कोशिश कर रहा है, मगर अगर ये सारे अधिकारी पहले ही कोशिशरत रहते और व्यवस्था सुधार देते तो ना तो कोई जिंदगी जाती और ना आज इस प्रकार की अफरा तफरी मचती, ना इस पर किसी प्रकार का डिबेट होता, सुचारू रूप से ये पूरा विषय निपट गया होता। दूसरी बात है, हम एक दूसरे चैनल में भी थे, गौरव भाई भी मेरे साथ थे और विक्रम साहब भी हमारे साथ थे, वहां पर एक चश्मदीद ने कहा कि पुल के उस तरफ से लाठीचार्ज शुरू हो गया जिसके कारण भगदड़ मचा। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, मगर आप लोग चूंकि न्यूज एजेंसीज हैं, आप न्यूज चैनल हैं, आप लोग पता लगाइए, अगर ऐसा हुआ जैसा कि कुछ चश्मदीदों ने कहा है कि लाठीचार्ज के कारण हुआ है तो ये चिंता का विषय है। क्या लाठीचार्ज के कारण कंट्रोल से बाहर गया और लोग अपनी जान से हाथ गवा बैठे? तो इन सारे विषयों को चिंता करना है। और खास करके मथुरा में जो जवाहर बाग के घटना के पश्चात बहुत सारे लेसन्स सीखने चाहिए थे, बहुत सारे पाठ हम सबको सीखने चाहिए थे। अगर हमने नहीं सीखा, क्योंकि वो घटना भी ऐसी ही थी, तो मुझे लगता है जनता आज तो नहीं पूछेगी। आज बिल्कुल गौरव भाई सही कह रहे हैं, हम सब उनके साथ खड़े हों, कोई भी हेल्प की आवश्यकता हो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। मैं आज आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा। कृष्ण मित्रू जी और कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता के पास आप नहीं चले, बहुत अच्छी बात है संबित जी, बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर विक्रम सिंह भी समर्थन करेंगे जब आप गौरव जी अलग अलग दलों के होकर इस तरह की बातें करते हैं और ऐसे संकट की घड़ी में आप एक साथ सब खड़े होते हैं, और इसके लिए आप दोनों, गौरव और डॉक्टर संबित पात्रा, आप दोनों बधाई के पात्र हैं। हम लौटते हैं, कृष्ण मित्रू जी से बातचीत नहीं हो पाई है, सर आपसे भी बात करेंगे और कुमार अभिषेक के पास हमारे मेहमानों से बात कर रहे हैं। लेकिन आइए पहले हम आपको ये बता दें कि वाराणसी के पुल पर आखिर मौत का तांडव मचा कैसे। ये कहा जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब अनुमान से ज्यादा भीड़ चंदौली के रास्ते बने इस पुल पर इकट्ठा हो गई। हमारे साथ में आई थी, मेरी माता का जी की मृत्यु हो गई।
हादसे का मंजर और अस्पताल में बेजान शरीरों की कतार बता रही है कि वाराणसी के राजघाट पुल पर मौत ने किस कदर तांडव मचाया। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का जत्था आध्यात्मिक गुरु बाबा जय गुरुदेव के समागम दिवस के मौके पर वाराणसी के राजघाट पुल से उनके समागम स्थल की ओर जा रहा था। इसी दौरान अनहोनी हुई। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की पूरी टीम तैनात है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोई लॉ एंड ऑर्डर अभी नहीं हो रहा है। सभी प्रकरणों को सेफली भेजा जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है, ट्रैफिक डाइवर्शन भी कर दिया गया है और अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। जिनको मेडिकल अटेंशन चाहिए उनको मेडिकल अटेंशन की व्यवस्था कर दी गई है। हम आपको बताते हैं कि दिल दहला देने वाला यह हादसा आखिर हुआ कैसे। दरअसल चंदौली जिले के पड़ाव इलाके के कटेसर में गंगा नदी के किनारे बाबा जय गुरुदेव की याद में 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। इसी में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में भक्तों का जत्था वाराणसी से पड़ाव जाने के लिए राजघाट पुल से गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि लोगों की भीड़ पुल के दोनों ओर से आ रही थी। दोनों समूहों का आमना सामना होने से भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे पर गिरते गए, एक दूसरे के नीचे दबते गए। राजघाट पुल पर मौत की लीला का मंचन ऐसा हुआ कि पास के अस्पताल में शवों का अंबार लग गया। हमारे यहाँ जो भी लोग घायल लाए गए हैं, 4 घायल लोग लाए गए हैं और बाकी जो 19 है वो ब्रॉड डेड लाए गए। सर, और कोई बीएचयू के लिए रेफर भी किया गया? हाँ, एक पेशेंट सीरियस, उनको बीएचयू रेफर किया गया। जय गुरुदेव के समागम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिर्फ 3000 लोगों की ही इजाजत ली गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए करीब 1 लाख लोग जमा हो गए। भक्तों की इतनी बड़ी तादाद में आपस में आगे निकलने की होड़ मच गई। शायद यही हादसे की वजह साबित हुई। हालांकि लापरवाही किसकी है जांच के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन शुरुआती जानकारी में पुलिस प्रशासन की तैयारियों में ही खोट नजर आ रही है। राज्य की समाजवादी सरकार ने तुरंत मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में भी संवेदना के सुर तुरंत सुनाई दिए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, वाराणसी भगदड़ में जिंदगी के नुकसान से बेहद दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों को मेरी संवेदना, घायलों के लिए मेरी प्रार्थना। अधिकारियों से बात की है और उन्हें सभी संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि वाराणसी भगदड़ की घटना से बेहद दुखी हूं। मैं हृदय से पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वाराणसी में भगदड़ से मौत का ये मामला देश का पहला मामला नहीं है। पहले भी कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में लोगों की कीमती जानें जा चुकी है। बार बार जांच होती है, बार बार भरोसा मिलता है कि आगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन वाराणसी की इस दर्दनाक घटना ने साबित किया है कि इस देश में वादों की कीमत खोखली है, जान जाए तो जाती रहे। वाराणसी में नीतीश पांडे और लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। कृष्ण मित्रू जी पिछले आधे घंटे से हमारे साथ हैं। सर, हम आपसे जरूर आपकी राय जानना चाहेंगे, लेकिन एक स्थिति इस वक्त क्या है? कुमार अभिषेक क्योंकि घटनास्थल पर मौजूद है हमारे संवाददाता। अभिषेक, बताइए इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? देखिए सईद, मैं घटनास्थल पर नहीं, मैं लखनऊ में हूं और लगातार यहां के जो प्रशासन है उससे लगातार मैं बात कर रहा हूं। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस वक्त जिस जगह पर घटना घटी है वहां तो सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, वहां से ट्रैफिक चल रहा है और ये घटना के करीब 2 घंटे के बाद उसे नॉर्मल कर दिया गया। मगर जो अस्पताल है वहां पर बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है। बहुत सारी लाशें पड़ी हैं, लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, ज्यादातर लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन जो लोग इस वक्त प्रशासन में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब तक 24 का आंकड़ा बकायदा प्रशासन ने दे दिया है कि 24 लोगों की मौत हो चुकी है। कितने घायल हैं, अलग अलग अस्पतालों में कहां लोग हैं, ये अभी तक पूरी गिनती सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है तकरीबन 2 दर्जन के आसपास लोग अलग अलग अस्पतालों में हो सकते हैं। लेकिन जो प्रशासन है वो कह रहा है कि आंकड़ा अब 24-25 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जो इस बात को यहाँ जो प्रशासन से हमारी बात हुई तो वो निकल करके ये जरूर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लापरवाही सामने आई है। जो बनारस का हिस्सा है और जो चंदौली का हिस्सा है यानी मुगल सराय का हिस्सा है, दोनों तरफ की जो पुलिस व्यवस्था थी उसमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, क्योंकि जिस वक्त ये घटना घटी है उसके कुछ देर बाद ही जो बनारस के आईजी थे उनका कहना था कि उस तरफ से भीड़ भी आई है, जबकि यहाँ के पुलिस प्रशासन का कहना था कि एक अफवाह फैली है, साथ साथ कुछ लोग गिरे हैं पुल पर, उससे ये भगदड़ मची है। तो कई बातें सामने आई हैं जिसकी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है सईद
कि बनारस जो कि लाखों लोगों की भीड़ हमेशा झेलता रहा है, वहां पर इस तरह की घटना साफ दिखाती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से इस मामले में संज्ञान लेने में असफल रहा है। सईद। अभिषेक, आप प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। गौरव जी, पुलिस और प्रशासन, हमारे संवाददाता, दोनों की जिम्मेदारी अभी तक बता रहे हैं, लेकिन कृष्ण मित्रू जी जो कि कंसल्टेंट हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट भी हैं, आप बताइए कृष्ण जी, क्या हादसे के बाद ही आप लोग काम करते हैं, या इस हादसे में, क्योंकि आपने अब तक अच्छी तरह से स्टडी कर लिया होगा, क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? कृष्ण जी। शुक्रिया, बहुत देर के बाद मौका मिला। मैं उसके लिए क्षमा सर कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन जो है वो 3 स्टेजेस में काम करता है, प्री डिज़ास्टर, डिज़ास्टर और पोस्ट डिज़ास्टर। मतलब आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद। अब आपदा से पहले आपदा प्रबंधन कैसे काम करता है? उसका काम होता है कि सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे विभागों को इकट्ठा मिला के एक प्लान बनाना। ऐसी सिचुएशंस में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को मिला के एक प्लान बनाते हैं कि ऐसी सिचुएशंस, ऐसे माहौल में कैसे काम करना चाहिए ताकि सब जनता सेफ रहे। मेरे को अब तक ये दिखता है कि डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान शायद नहीं है, क्योंकि अभी तक डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहीं पर सीन पे नहीं आई। किसी ने भी अभी तक इस विषय के बारे में बात नहीं करी, जो कि सबसे ज़रूरी एक कड़ी, सबको बांधने वाली एक कड़ी थी। किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं करी। ये बात पहले भी आ चुकी है, बार बार आ चुकी है। मेरे पास उदाहरण है, देखिए उत्तराखंड में 2013 में जो हादसा हुआ था, वहाँ पे मैंने पता किया था। उस टाइम पे प्रदेश में, उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ही नहीं था। जनवरी 2016 में जब जाट आंदोलन हुआ था हरियाणा में, मैंने पता किया, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मैंने पूछा कि आपने जब ऐसा आंदोलन हुआ तो आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमारा तो काम ही नहीं था। जब राइट्स हुई, जो कि आपदा प्रबंधन का काम था, राइट्स प्लानिंग करने का, उन्होंने पुलिस के ऊपर ब्लेम डाला। फरवरी 2016 में शिमला में एपिडेमिक हुआ, बीमारी फैली। मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार से पूछा कि आपने क्या किया एपिडेमिक के बारे में, तो वहाँ के आपदा प्रबंधन विभाग ने म्यूनिसिपैलिटी पे ब्लेम डाला कि ये काम उनका था। आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो सिर्फ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से पैसे लेने के लिए, जैसे कि हरियाणा मुख्यमंत्री ने राइट्स होने के बाद एनडीएमए से मेरा ख्याल 10 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपया कुछ ग्रांट मांगी थी। किसके लिए? राइट्स इफेक्टेड एरियाज को रीडेवलप करने के लिए जी। लेकिन उन्होंने राइट्स कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया था। सबको डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से पैसे चाहिए सर, लेकिन कंट्रोल कोई नहीं करता। इस बार भी बार बार कई बार स्टैम्पीड हुए हैं, धार्मिक स्थल पे स्टैम्पीड हुए हैं सर, लोग मरे हैं, 2-2, 5-5 लाख रुपया दे दिए जाते हैं
उसके बाद ऐसे इंसिडेंट्स भूल जाते हैं। सर थोड़ा फिर सा होते हैं, हमें रुकना पड़ेगा। हम आपके आगे बात पूरी सुनेंगे। संबित पात्रा, डॉक्टर विक्रम सिंह। और मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक जो खबर आ रही है वो 24 मौतें हो चुकी हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन एक और खबर, कमिश्नर स्तर पर जांच के आदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा में चाहे डॉक्टर विक्रम सिंह हो, कृष्ण मित्रू जी हो, संबित पात्रा जी या गौरव भाटिया जी, सभी लोग ये कह रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। हालांकि सरकार ने हादसे के बाद तमाम कदम उठाए और मुख्यमंत्री ने अब यहाँ पर जांच के आदेश भी दे दिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर, शुक्रिया। देखते रहिए आज तक।